चलिए, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे, शायद 1 मिनट रुको, स्क्रीन शायद क्लियर नहीं आ रहा है। 1 मिनट। हाँ, ब्लर दिख रहा है, वो हमें पता चल गया। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ, कैमरा को क्लीन करके ट्राई करते हैं एक बार। इसीलिए हम लोगों ने आपसे कहा था कि अगर आईफोन होता तो ये सब प्रॉब्लम जो होती, ये सब प्रॉब्लम हम लोग फेस नहीं करते और हम लोग टाइमली क्लास जो है वो स्टार्ट कर पाते। चलिए ठीक है, अब होपफुली सब कुछ सही होगा, सब कुछ रिजॉल्व हो गया होगा। तो लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर या फिर हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स की। और फर्स्ट मैकेनिज्म हम लोगों ने कंप्लीट करा था और वो था कंडक्शन। आज हम लोगों को बात करनी है मैकेनिज्म नंबर 2 की और मैकेनिज्म नंबर 3। मैकेनिज्म नंबर 2 होगा हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म की, हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं बता दूं कि कन्वेक्शन जो होता है ना, वैसे ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है। जब हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कन्वेक्शन थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, बट आप लोगों के कोर्स में कन्वेक्शन इंक्लूडेड नहीं है। आप लोगों के कोर्स में कंडक्शन है और रेडिएशन है। कन्वेक्शन की सिर्फ डेफिनेशन है, बस एक बेसिक लेवल पे डेफिनेशन है कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन की जो इक्वेशन है वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग एक बार बस ब्रीफ लेवल पर ये देखेंगे कि कन्वेक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो हमने बताया था हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। हमने बताया था जो पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअल में वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके हेल्प से हीट ट्रांसफर होती है और पार्टिकल जो है वो हीट लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपको ये बताता हूँ, टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन भी बता देता हूँ साथ में। कन्वेक्शन को हम दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। बहुत बेसिक सी थ्योरी है, आपको बस सिंपल सी थ्योरी याद रखनी है। कन्वेक्शन को हम लोग क्लासीफाई करेंगे दो टाइप से, एक होगा नेचुरल कन्वेक्शन और एक होगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। पहले हम बात करते हैं नेचुरल कन्वेक्शन की। एग्जाम्पल से देखते हैं नेचुरल कन्वेक्शन आप लोगों ने कहाँ पर देखा है। सपोज इस तरह से कंटेनर में वाटर था, बीकर में वाटर था और हम लोग इसको बॉटम से हीट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बॉटम में हमने एक हीटिंग एलिमेंट अप्लाई कर दिया और इसको हम लोग बॉटम से हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, वो 0 से 4 डिग्री का केस भी होता है वाटर में, वो अभी हम लोग अभी स्टडी नहीं कर रहे। हम लोग जब फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स पढ़ेंगे, अलग से एक टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स, तब हम कवर करेंगे। अभी 0 से 4 डिग्री वाला केस हटा दो वाटर में। उसके अलावा अगर आपको सबको पता होगा, जब मैं वाटर को हीट करूंगा तो वाटर को हीट करने पर क्या होगा, वाटर को हीट करने पर उसकी डेंसिटी कम होगी। तो देखो यहाँ पर देखो, जहां हम लोगों ने हीटिंग एलिमेंट अप्लाई करा है, यहाँ से हीटिंग एलिमेंट के आसपास जो वाटर होगा, देखो इसके आसपास जो प्रॉक्सिमिटी में वाटर होगा, ये जो इतना वाटर प्रेजेंट है, ये हीटर इस वाटर को हीट देगा। ये जो वाटर है इसको हीट प्रोवाइड करेगा। ये जो वाटर है हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर इसकी डेंसिटी कम होगी तो ये कहाँ जाएगा बताओ, कम डेंसिटी वाला लिक्विड आएगा, कम डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर चला जाएगा और उसकी पोजीशन कौन लेगा, ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड लेगा। तो ये जो कम डेंसिटी वाला लिक्विड है, ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ सर्कुलेट होता है, ये ऊपर चला जाता है। और उसकी प्लेस कौन लेता है, वो लिक्विड्स लेते हैं उसकी प्लेस जिनका टेम्परेचर कम है, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो देखो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हीट ट्रांसफर किसके हेल्प से हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बल्क मोशन के हेल्प से हो रहा है। मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इन जनरल हीट एब्जॉर्ब करके मूवमेंट में आ जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से होने वाला जो कन्वेक्शन होता है उसे हम बोलेंगे यहाँ पर नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, डेंसिटी के डिफरेंस के कारण मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आपको आपकी तरफ से कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है।
डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो यहाँ पे कन्वेक्शन करंट, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, इसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट जो सेटअप हुआ है। तो कन्वेक्शन करंट ऑटोमेटिकली हुआ है तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल कन्वेक्शन। देखो मैं इसके थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। कभी आप लोगों ने ये नोटिस करा होगा, कहाँ नोटिस करा होगा, वो रॉड देखिए जिससे आप वाटर हीट अप करते हो। वैसे बहुत पुराना मैकेनिज्म है कि बकेट में हम लोग एक रॉड होती है, हीटिंग रॉड होती है, वो अप्लाई करते हैं और उसके हेल्प से कई बार वाटर को हम लोग हीट करते हैं। किसी ने नोटिस करा है, ऑब्जर्व करा है कभी किसी ने हीटिंग रॉड? हॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है यूजुअली। हाँ, घरों में तो यूज़ नहीं होती, हॉस्टल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें देखना आप कभी, उसमें आप कभी देखना कि ऊपर जो वाटर होता है ना, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। पर जब आप एक्चुअली उसको यूज़ करते हो, बेथिंग पर्पज़ के लिए या जब भी किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, आपको पता चलता है कि अंदर तो वाटर जो है वो कोल्ड है। नीचे का वाटर कोल्ड होता है, ऊपर का वाटर हॉट होता है। क्यों? क्योंकि वो जो हॉट वाटर होता है, वो डायरेक्टली क्या होता है, वो डायरेक्टली ऊपर डिस्प्लेस हो जाता है और उसकी प्लेस कौन लेता है? यहाँ पे कोल्ड वाटर लेता है। ठीक है? दूसरा पॉइंट भी आपको ये बता दूँ कि जो मैकेनिज़्म्स होते हैं, हीटिंग मैकेनिज़्म, कूलिंग मैकेनिज़्म, बेसिकली ये सब जब इंजीनियरिंग में डिज़ाइन होते हैं, तो देखो हीटिंग मैकेनिज़्म हमेशा बॉटम में लगाया जाता है। हीटिंग मैकेनिज़्म जो होता है ना, वो हमेशा बॉटम में लगाया जाता है, रीज़न समझ में आ गया होगा। अगर मान लो आप इंजीनियर बन जाते हो और अगर आप हीटिंग मैकेनिज़्म ऊपर लगा देते हो, तो ये बहुत गलत इंजीनियरिंग डिज़ाइन होगी। क्यों गलत इंजीनियरिंग डिज़ाइन होगी? भई पानी ऊपर गर्म हो रहा है, ऊपर गर्म होने के बाद वो कहीं डिस्प्लेस ही नहीं होगा, ऊपर ही ऊपर रह जाएगा। यहाँ पर देखो कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या हो रहा है, जो पानी है वो गर्म होने के बाद उसकी प्लेस क्या ले रहा है, सराउंडिंग वाटर ले रहा है। तो ये ज़्यादा बेटर हीटिंग मैकेनिज्म होगा एज कम्पेयर टू ये वाला मैकेनिज्म। ध्यान रहे, हीटिंग बॉटम से की जाती है, कूलिंग टॉप से की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में जब एसी लगता है तो एसी की जो फिटिंग होती है वो टॉप पे करते हैं। कभी आपने एसी की फिटिंग बॉटम में होते हुए देखी है? टॉप में क्यों करते हैं एसी की फिटिंग? क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि वो जो कोल्ड एयर होगी ना, वो सर्कुलेट होगी और हॉट एयर ऊपर होती है। तो हॉट एयर वापस लेता है वो और उसको कोल्ड एयर में सर्कुलेट करता है। तो हमेशा ध्यान रहे, जब भी हम हीटिंग मैकेनिज़्म अप्लाई करते हैं, हीटिंग मैकेनिज़्म यूजुअली 99% केसेज़ में हीटिंग मैकेनिज़्म बॉटम में अप्लाई किया जाता है। कूलिंग मैकेनिज़्म अगर होता है तो वो यूजुअली टॉप पे अप्लाई किया जाता है। ये बेसिक इंजीनियरिंग विज़डम होता है। हाँ, माइक्रोवेव में किसी का डाउट आया है, माइक्रोवेव में क्या होता है? तो माइक्रोवेव में कन्वेक्शन नहीं होता है, वो बेसिकली जो होता है वो रेडिएशन होता है। माइक्रोवेव जो वर्क करता है ना, देखो नाम से ही लग रहा है माइक्रोवेव्स, वो रेडिएशन पे वर्क करता है, तो बेसिकली वहाँ से जो वेव्स एमिट होती है ना, वो एक्चुअली आपके फूड को हीट नहीं करती है। फूड के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है, अभी किसी ने पूछा इसलिए बता रहा हूँ, हालाँकि कन्वेक्शन से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है वो। माइक्रोवेव्स का वर्किंग बिल्कुल अलग होता है, वो एक्चुअली आपके फूड को हीट नहीं करता है, फूड के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है ना, वो वाटर कंटेंट को हीट करता है। कैसे करता है? एग्ज़ैक्टली वो जो वेव्स होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रॉपर्ली उसी फ्रीक्वेंसी में वायर करा सकती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स हर फूड आइटम के अंदर होते हैं। तो बेसिकली फूड आइटम के अंदर प्रेज़ेंट जो वाटर होता है ना, वो हीट अप होता है और इससे जो फूड की इनडायरेक्ट हीटिंग होती है, पर वो होती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, नॉट विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। ऑल्दो आपने कभी अगर किचन में देखा होगा तो कन्वेक्शन ओवन्स भी होते हैं। हाँ, कुछ कन्वेक्शन ओवन्स भी होते हैं, जो लोग अगर बाय चांस कुकिंग करते होंगे उन्हें पता होगा। अदरवाइज़ हमारे लिए कोई यूज़ का नहीं है, हम लोग इसको स्किप करते हैं, हमारे लिए तो कोई यूज़ का नहीं है। अच्छा, एक और डाउट आया है कि यहाँ पर सर हम लोग हीट तो कर रहे हैं, तो फिर कन्वेक्शन नेचुरल कैसे? देखो नेचुरल कन्वेक्शन से हमारा मतलब है कि हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए अलग से कोई स्टिरर नहीं अप्लाई करा है। स्टिरर का मतलब समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पर अलग से कोई मैकेनिज़्म या प्रोपेलर अप्लाई नहीं करा है। वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण ही वाटर ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस हो रहा है। हीट तो करना ही पड़ेगा, पर जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। तो इसलिए हम इसको नेचुरल बोल रहे हैं। हीट तो हमें करना ही पड़ेगा, पर यहाँ पर हमने कोई अलग से एक्सटर्नल मैकेनिज़्म अप्लाई नहीं करा है। मॉलिक्यूल्स के मोशन के लिए मॉलिक्यूल्स हीट लेकर अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहे हैं ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। फोर्स कन्वेक्शन का एग्ज़ाम्पल बताओ? एग्ज़ाम्पल ऑफ फोर्स कन्वेक्शन। जब आप लोग कॉफ़ी प्रिपेयर करते हो, कॉफ़ी प्रिपेयर करने के बाद आप देखते हो कि इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, कंज़्यूम नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो? यहाँ से एयर ब्लो करते हो। आपने देखा होगा आप क्या करते हो? यहाँ से एयर ब्लो करना स्टार्ट करते हो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स, ये हीट कंडक्ट करेंगे
और इसके बाद ये मूव करेंगे और इनकी प्लेस कौन लेगा? दूसरे मॉलिक्यूल्स लेंगे। पर यहाँ पे जो आपने कन्वेक्शन करंट सेटअप करा है, ये कन्वेक्शन करंट कैसा है? ये कन्वेक्शन करंट है फोर्स कन्वेक्शन करंट, मतलब विद द हेल्प ऑफ फैन, या आप बोल दो कि आप डायरेक्टली एयर ब्लो कर रहे हो, तो ये जो कन्वेक्शन होगा यहाँ पर, जो मॉलिक्यूल्स का मोशन आपने करा है, ये कैसा है? ये है फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है? हालाँकि कन्वेक्शन ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बट ठीक है, आप लोगों के कोर्स में अब इतना ही है, तो इसी से आपको सैटिस्फाई होना पड़ेगा इतने से ही। नोट करना स्टार्ट कर दो। अरे भई, ये एनोटेशंस मत करा करो, हमें मेहनत लगती है फिर इनको वापस रिमूव करने में। हम क्या करेंगे, हम पड़े रहने देंगे फिर ऐसा ही। हाँ, हाँ। एक तो हम आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप लोगों को आइज़ में स्ट्रेन नहीं हो और आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो, और इसीलिए कई बार होता है ना, बोर्ड से देखकर लिखने में थोड़ा-सा आइज़ में स्ट्रेन ज़्यादा आता है कंप्यूटर में, और इसलिए हम अच्छे से स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं, तो फिर एनोटेशन स्टार्ट कर देते हो। अब नेक्स्ट मैकेनिज़्म जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, वो होगा हीट ट्रांसफ़र। इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा डिटेल में है अब, बहुत सारी इक्वेशंस हमें पढ़नी है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट मैकेनिज़्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, वो होगा हीट ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। सबसे बेसिक एग्ज़ाम्पल, थ्योरी पढ़ने से पहले ही बेसिक एग्ज़ाम्पल बता दें, रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र आप लोगों ने देखा है कभी? डेफ़िनिटली देखा होगा। सन से जो एनर्जी आती है, किसके फॉर्म में आती है? जो हीट एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अभी विंटर में होगा ना, सुबह 9-10 बजते से आप लोग क्या करोगे? बाहर धूप में आके खड़े हो जाओगे, तो बस वही जो हीट ट्रांसफ़र होता है, वो किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, विंटर में आप लोग क्या करते हो? कोल या वुड बर्न करते हो और उसके पास कैंप फायर के पास जाकर बैठ जाते हो। तो वहाँ पर भी जो हीट ट्रांसफ़र का मेन मैकेनिज़्म होता है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। आप रेडिएशन को फ़ील कर रहे हो उसके, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर बेसिक लेवल पे सबको थ्योरी तो पता होगी, हम इक्वेशंस का तो डिस्कशन अभी करेंगे, बट डेफिनेशन पढ़ो, एक बार क्लियर हो जाएगी। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और रेडिएशन की खास बात है कि इसको हीट ट्रांसफर के लिए किसी मटेरियल या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कितनी होगी? हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब यहाँ से चीजें होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ की। एक एन शायद ज्यादा लिख दिया मैंने, एक एन हटा देना है ना। वो 3 एन आ गए टाइपिंग में, एक एन मैं रिमूव ही कर देता हूँ, वरना पता चला आप लोग वैसे लिख लोगे। हम लोग बात करेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ की। अच्छा पहले मैं बता दूं, जो इक्वेशन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब ये इक्वेशन जो है स्टीफन ने स्टडीज के हेल्प से, मतलब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के हेल्प से ये कंक्लूजन पर आए थे वो। और बोल्ट्जमैन ये अलग थे ना, दोनों एक ही नहीं थे, दोनों अलग अलग थे। और बोल्ट्जमैन ने काफी समय बाद ये जो इक्वेशन है इसको प्रूव करा था, मतलब विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशंस और जो कैलकुलेशंस होते हैं उनके हेल्प से उन्होंने, बोल्ट्जमैन ने ये इक्वेशन डिराइव करी थी, प्रूव करी थी। इक्वेशन डिराइव भी होती है, प्रूव भी होती है, हालांकि दोनों चीज हमारे कोर्स में नहीं है, बट हाँ इक्वेशन जरूर है हमारे कोर्स में। और स्टीफन ने ये जो इक्वेशन है ये विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट इस कंक्लूजन पर वो आए थे। तो मैं थोड़ा सा पहले ये बताता हूँ एग्जैक्टली इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है। तो रेडिएशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे हम लोग हर बार यूज करेंगे, वो इक्वेशन होगी स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ की। देखो इक्वेशन क्या सजेस्ट करती है, इक्वेशन ये सजेस्ट करती है अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे जिसके पास कुछ टेम्परेचर होगा, जैसे मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ टेम्परेचर है, तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट थर्मल एनर्जी रेडिएट करेगा। जैसे एग्जांपल, एज एन एग्जांपल, जैसे मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, मान लो इस तरह से हमने एक मेटल का पीस रख दिया, एक बहुत बड़ा सा मेटल का हमारे पास इस तरह से चंक था, पीस था, हमने ये मेटल का पीस रख दिया और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसका मान लो टेम्परेचर जो है उसका टेम्परेचर है T। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपने आसपास के सराउंडिंग में थर्मल एनर्जी रेडिएट करेगा। आप फील कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर मान लो इसके प्रॉक्सिमिटी में कहीं होंगे तो आप फील कर सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट थर्मल एनर्जी रेडिएट करेगा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये थर्मल एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो स्टीफन ने
एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड करा कि जो रेट ऑफ रेडिएशन होगा, जिस रेट से ये थर्मल एनर्जी रेडिएट करेगा, वो किस बात के प्रोपोर्शनल होगी। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड करा कि द रेट एट विच थर्मल एनर्जी इज रेडिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये जो हम लोग कंडक्शन में भी पढ़ रहे थे, dq बाई dt, वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पर। dq हीट अगर dt टाइम में वो रेडिएट करता है, तो dq बाई dt क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। और उन्होंने ये फाइंड करा एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दो, वहां ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो, इक्वेशन पर उसको भूल जाओ, इधर ध्यान दो। उन्होंने ये फाइंड करा कि एक्सपेरिमेंटली dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। रेडिएट कौन कर रहा है, ये कर रहा है। रेडिएट ये नहीं कर रहा है, रेडिएट ये कर रहा है, इस पे ध्यान दो। तो फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट कर रहा है, हीट कौन रेडिएट कर रहा है यहाँ पर, एक ही चीज है जो हीट रेडिएट कर रही है, वो ये है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट कर रहा है, उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझ में आता है, केल्विन में मेजर करना है। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर करके मत बैठ जाना। यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज टू बी मेजर्ड इन केल्विन। वॉइस चलेगी क्या, कहाँ है सब लोग? अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग क्या बता रहे थे बताओ। यहाँ पर हम लोग ये बता रहे थे कि रेट ऑफ थर्मल एनर्जी जो रेडिएट हो रही है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। और साथ में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा, इट इज ऑल्सो फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, ये उतनी ज्यादा हीट रेडिएट कर पाएगा। तो बस उन्होंने क्या करा, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करा। कंबाइन करने से उन्हें एक फॉर्मूला मिला। फॉर्मूला क्या मिला बताओ, dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू a t की पावर 4। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा ए। ये सिग्मा ए टी की पावर 4 में सिग्मा जो है, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पहले मैं इक्वेशन लिख दूं, फिर और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ से इस इक्वेशन को पढ़ने के बाद चीजें थोड़ी देर में बहुत इंटरेस्टिंग होगी, जब हम प्रीवॉस थ्योरी की बात करेंगे। सिग्मा ए टी की पावर 4, जहां पर आपको ये जो कांस्टेंट दिख रहा है, ये जो सिग्मा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को कहा जाता है स्टीफन्स कांस्टेंट, या फिर स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मत बोलना, वो तो आपको पता ही है, गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल होता है, वो आर अपॉन एन ए होता है। पढ़ा है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में, स्मॉल के आर अपॉन एन ए, उसकी हम बात नहीं कर रहे। शायद आप लोगों ने केटीजी वगैरह में पढ़ा होगा, शायद कहीं केमिस्ट्री में। अभी हम बात कर रहे हैं स्टीफन कांस्टेंट बोल दो तो भी चल जाएगा, या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल दो तो भी चल जाएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं बोलेंगे इसको हम। इसकी जो वैल्यू होती है, वो होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। 5678, ऐसे याद रखना, 5678, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4। यूनिट में नहीं बताऊंगा कैसे आती है, वो आप लोग देख लेना, आपकी तरफ से क्लियर हो जाएगा आपको। ये है इस कांस्टेंट की वैल्यू। अच्छा, इसमें दो तीन मैं और ऐड कर दूं। एक्चुअली ये जो आपने फाइंड करा है ना, ये वो मैक्सिमम पॉसिबल रेट है। ये वो मैक्सिमम पॉसिबल है जिससे कोई ऑब्जेक्ट, सरफेस एरिया ए है, ये वो मैक्सिमम रेट है जिस रेट से कोई ऑब्जेक्ट हीट एमिट करता है, थर्मल एमिट करता है। रियल लाइफ में रेडिएशन का रेट इससे कम होगा। और एक ऐसा आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक नया टर्म आने वाला है, एक ऐसा आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट। हाँ, मैंने इतना आंसर भी बता दिया इतनी देर में। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट, वो वॉइस लैग हो रही है।
होते हैं, इसलिए देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको को, एक ही आइकन लगेगा और ये पूरा जो सेशन है वो ज़्यादा रॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हीटिंग इफेक्ट के कारण जो प्रॉब्लम आती है वो रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए अब शायद मेरे ख्याल से इशू रिजॉल्व हो गया होगा अब तक, हो जाना चाहिए, हाँ हो गया, ठीक है। देखो, तो हम ये बोल रहे थे, ये जो आप लोगों ने ये लिखा है ना, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आ रहा है, रेट ऑफ रेडिएशन आ रहा है, ये वो मैक्सिमम पॉसिबल रेट है जिससे कोई ऑब्जेक्ट हीट कर सकता है। और एक ऐसा आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, एक ऐसा आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट जो इस रेट से हीट ट्रांसफर करता है, उसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा देखो, वैसे तो 90% लोगों को पता होगा, पर अगर एक 5-10% लोगों को नाम से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो वो सोच रहे होंगे ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक कलर की बॉडी, वो होती है ब्लैक बॉडी। कुछ लोग सोच रहे होंगे ब्लैक कलर की कार है मतलब वो ब्लैक बॉडी हो गई, ब्लैक कलर की शर्ट किसी ने पहनी तो वो ब्लैक बॉडी हो गई। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं ब्लैक कलर मतलब ब्लैक बॉडी होता है। देखो हमने क्या कहा, हमने नहीं कहा, ये स्टीफन ने कहा, स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने ये कहा कि एक ऐसा थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो ना, एक ऐसा थ्योरेटिकल आइडियल ऑब्जेक्ट जो इस मैक्सिमम पॉसिबल रेट से हीट एमिट करेगा, उसे नाम दिया गया है ब्लैक बॉडी। ठीक है, उसका नाम है ब्लैक बॉडी, मतलब ब्लैक बॉडी इज अ काइंड ऑफ आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट which can emit heat at this maximum possible rate which is suggested by Stephen's equation या Stephen's law। ठीक है, अभी सबको क्लियर हो रहा है ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है। और रियल लाइफ में अगर कोई और ऑब्जेक्ट है तो वो इस रेट से थोड़े से कम रेट से हीट एमिट करेगा, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, एकदम सिंपल हो गया, फॉर ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। देखो एक और नया कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये जो नया कांस्टेंट मैंने इंट्रोड्यूस करा है इसको हम बोलते हैं एमिसिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम, एमिसिविटी। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 0 किसके लिए होगी बताओ, बहुत ही ज़्यादा अगर कोई कुछ भी हीट एमिट नहीं कर, वैसे होती नहीं है 0 यूजुअली, बट मान सकते हो कि थियोरेटिकली हम बोलेंगे इसकी वैल्यू होगी समवेयर बिटवीन 0 to 1। और 1 किसके लिए होगी, 1 होगी फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो उसकी एमिसिविटी क्या होगी, उसकी एमिसिविटी 1 होगी। अदरवाइज हर एक ऑब्जेक्ट की जो एमिसिविटी होती है 1 से थोड़ी सी कम होगी। अरे वाइट बॉडी नहीं, अरे ठीक है चलो, हाँ ठीक है, एक तरह से मान के चलो, समझ गए हो, ठीक है। अच्छा एक मिनट, और एक और पॉइंट मैं क्या बताने वाला था, मैं भूल गया, हाँ याद आ गया। देखो ये dQ/dt, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रेडिएशन की वाली पावर, हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, तो उसको मैं लिखता हूँ पी रेडिएशन। कुछ लोग इसको पी रेडिएशन भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना। हीट पर यूनिट टाइम पावर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पी रेडिएशन। समझ में आ गया होगा, हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम वो रेडिएशन वाली पावर होगी कि कितनी रेडिएशन वाली पावर जो है उस ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होती है। चलो पहले हम इतना नोट करेंगे।
अच्छा, एक और पॉइंट किसी ने पूछा, मैं बता दूँ कि देखो हर ऑब्जेक्ट हर एक टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी रेडिएट करता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस भी है, 15 डिग्री सेल्सियस भी है, हर वो ऑब्जेक्ट जो है किसी भी टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी रेडिएट करता है। इसका एग्जांपल बताता हूँ, एक्चुअली ना मिलिट्री में यूज़ होता है। मिलिट्री में वो आपने देखा है, नाइट विजन के लिए वो लोग थर्मल जो सेंसर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं नाइट विजन के लिए। तो थर्मल इमेजिंग सेंसर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें यही कंसेप्ट यूज़ होता है। या सिंपल सेंस अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आपको देखो बहुत सिंपल सेंस में बताता हूँ। अ, हाँ, वो इंफ्रारेड वगैरह आपने देखा होगा, इंफ्रारेड कैमरास वगैरह इसी कंसेप्ट पे वर्क करते हैं। टेम्परेचर पता है कम होता है ना, तो टेम्परेचर कम होता है तो जो स्पेक्ट्रम का लोअर एंड होता है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, वो अकॉर्डिंगली वो रेडिएशंस एमिट होती है। आपने इसका सबसे ईज़ी एग्जांपल मैं बताता हूँ, कहाँ देखा होगा? वो हाँ, अ, वो डिस्कवरी चैनल वाले बताते हैं, या कई बार आपने हॉरर मूवीज़ में देखा होगा। हॉरर मूवीज़ में देखा होगा कि वो बताते हैं कि वो एनिमल्स होते हैं, उनका विज़न दिखाते हैं वो लोग। तो वो दिखाते हैं कि नाइट में भी उनको सब चीज़ें दिख रही होती है, वो कलर पैचेस में बताते हैं वो, ब्लू कलर का पैच, रेड कलर का पैच, ऑरेंज कलर का पैच। आपने हॉरर मूवीज़ में तो ये पक्का देखा होगा कि वो जुरासिक पार्क तो हमने नहीं, हमें नहीं पता जुरासिक पार्क में है कि नहीं। पर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये कुछ सही मूवीज़ है। देखो कॉन्जरिंग, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इन सब मूवीज़ में आप लोगों ने बिल्कुल देखा होगा। एग्ज़ॉर्सिस्ट बिल्कुल सही। ठीक है, स्टीफन्स लॉ छोड़कर मुझे बहुत सारे हॉरर मूवीज़ की लिस्ट मिल गई है अभी मैसेजेस में, मैं सेव कर लूँगा। बहुत सारी तो मैं इसमें से देख चुका हूँ, बट अगर कोई नहीं देखी होगी तो आज के आज ही डाउनलोड करके मैं देख लूँगा। नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। अब ये जो मैं बता रहा था, एक आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट जो इस मैक्सिमम पॉसिबल रेट से एनर्जी एमिट करता है उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, और उसके रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और बाकी सबके लिए हम बता चुके हैं, वो जो टर्म होगा एमिसिविटी, वो 0 से 1 के बीच में होगा। अब हम लोग एक और टर्म ऐड करेंगे, और वो होगा प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। तो देखो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, नोट नहीं करता। एक मिनट, सब लोग मैसेज मत करो, हम वापस ले आते हैं लास्ट स्लाइड। करो आराम से, नोट करो, हम वेट कर रहे हैं 1 मिनट।
अब इसी कंसेप्ट में नेक्स्ट सीक्वेंस आता है, इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट कंसेप्ट जो होता है वो आता है प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज का, जो हमें ये सजेस्ट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी रेडिएट भी करता है और साथ ही साथ सराउंडिंग से आने वाली थर्मल एनर्जीज को वो एब्जॉर्ब भी करता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा। प्रीवॉस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पर हो, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सबसे पहली बात, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, चलो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा बताओ? ये ऑब्जेक्ट थर्मल एनर्जी रेडिएट भी करेगा और साथ ही साथ क्या होगा, सराउंडिंग में जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, सराउंडिंग में जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वहां से आने वाली थर्मल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करेगा। तो मतलब रेडिएशन का प्रोसेस और थर्मल एनर्जी, सराउंडिंग से आने वाली रेडिएशंस के थर्मल एनर्जी के एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा एमिशन के रेट की। तो किस रेट से एमिट करेगा? देखो सबसे पहले स्टेटमेंट हम यहाँ तक पढ़ते हैं, सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग अभी। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट थर्मल एनर्जीज एट ऑल टेम्परेचर्स। और वो जो रेट होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो भी हमने 2 मिनट पहले ही पढ़ा था स्टीफंस लॉ में, कि वो किस बात पर डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद आया? पर साथ ही साथ ये क्या करेगा बताओ? सराउंडिंग से आने वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करेगा। सराउंडिंग से जो रेडिएशंस आ रही है उनको एब्जॉर्ब भी करेगा। और ये जो रेट होगा, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। ये जो सरफेस का नेचर है, ये जो सरफेस है ना, किस तरह से कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, किस टाइप से रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशन फ्रॉम सराउंडिंग एट अ रेट विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ये जो रेडिएशन आ रही है ना उतनी ज़्यादा एनर्जी से आएगी। और जितनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी वाली रेडिएशन होगी, जो एब्जॉर्ब होगा, वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी कर पाएगा। तो बात समझ में आ रही है? सराउंडिंग से आने वाली रेडिएशन को जिस रेट से वो एब्जॉर्ब करे वो किस बात पर डिपेंड का बताओ? सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा और सराउंडिंग टेम्परेचर डिपेंड करेगा। ये चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड नहीं करी है बट इंपॉर्टेंट है, इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस बात, ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सराउंडिंग से आने वाले रेडिएशन को वो उतना अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, पहले इसको नोट करो, मैं इस थ्योरी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करूंगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद वॉइस लैग हो रही थी, तो देखो लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। तो प्रिवॉस के अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सराउंडिंग से आने वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करेगा। सराउंडिंग से जो रेडिएशंस आ रही है, ऑब्जेक्ट उसे एब्जॉर्ब भी करेगा। और किस रेट से एब्जॉर्ब करेगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा, ये जो सरफेस है, सरफेस मतलब जिस सरफेस, ये जो ऑब्जेक्ट का सरफेस है, इसके नेचर पर डिपेंड करेगा। दूसरा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टीएस लिख रहा हूँ, टीएस मीन्स टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, आने वाली रेडिएशंस की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ किसके एरिया पे डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पर ही डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, वो सराउंडिंग से आने वाली रेडिएशंस को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास ज़्यादा सरफेस एरिया है। अच्छा, नेचर ऑफ सरफेस का एग्जांपल देखो क्या होगा। जैसे ग्लास रख दो, ग्लास रख दो, मेटल रख दो। अब क्या होगा, अगर मान लो आपने सामने एक मिरर रखा है और एक मेटल रखा है, और दोनों पे आप थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट करते हो, तो क्या होगा बताओ? ग्लास, सॉरी, जो मिरर है, मिरर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा या मेटल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा?
ऑब्वियसली मेटल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, ग्लास जो है वो रिफ्लेक्ट भी कर देगा, मतलब जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसा कहना है। तो सरफेस का जो नेचर है, ऑब्जेक्ट के सरफेस का जो नेचर है उस पे भी डिपेंड करेगा। अभी डिटेल में चीज़ें आती आएगी, अभी चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब चीज़ें और डिटेल में आती जाएगी। अच्छा, मीनवाइल एक और डाउट आया है, दो डाउट आए इनफैक्ट। एक तो ये डाउट आया कि अगर ये जो हीट रेडिएशन है, ऑब्जेक्ट का जो हीट रेडिएशन है वो भी सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो देखो हम तो ऑलरेडी पढ़ा ही चुके थे वो। ये जो होता है, ये जो टर्म आया था, यही टर्म जो है वो सरफेस की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अलग अलग सरफेसेस के लिए एमिसिविटी अलग अलग होगी, तो जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं उनकी वैल्यू अलग अलग होगी। एक तो ये डाउट है, और दूसरा डाउट आया है कि अगर ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल हुआ तो क्या होगा। वही अभी हम आगे बताने वाले हैं प्रीवॉस थ्योरी को जब हम एक्सटेंड करेंगे तब। अब थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ मैं प्रीवॉस थ्योरी को। प्रीवॉस ने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ड्रॉ करा। उन्होंने अपनी थ्योरी में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ड्रॉ करा। पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा। सिर्फ पहला स्टेटमेंट पढ़ो, कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है प्रीवॉस ने। देखो, अगर वो नहीं बताते हमें ये बात तो हमें पता ही नहीं चल पाता। अगर प्रीवॉस ये बात नहीं बताते तो हम लोगों को ये कभी पता ही नहीं चल पाता कि अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा रेडिएट करेगा और कम एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। पर यहाँ पर आगे वो रुके नहीं, उन्होंने अपने एफर्ट्स और कंटिन्यू करे आगे, और उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया। अगर रेडिएशन कम है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और थर्ड पॉइंट पढ़ने के बाद तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। थर्ड पॉइंट पढ़ो जरा प्रीवॉस थ्योरी का। मुझे लगता नहीं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, पढ़ो और पढ़ने के बाद नोट करो। अगर रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम हुआ, जो कि होता भी है, कुछ लोग डाउट भी पूछ रहे थे मुझसे 2-3 मिनट पहले, जो कि होता भी है जब ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का टेम्परेचर सिमिलर हुआ, सेम हुआ, तो उस केस में नेट रेट ऑफ हीट लॉस जीरो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रीवॉस्ट के, नोट करना है इसको। नोट किए बिना जेई नहीं निकलेगी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। नोट करने के बाद ही क्वालिफिकेशन होगा, इसको नोट करना बहुत जरूरी है। एक मिनट एक्स्ट्रा देंगे हम आपको, प्रीवॉस्ट की थ्योरी लिखने के लिए 1 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेगा।
अब हम लोग स्टीफन्स लॉ और प्रिवॉस थ्योरी दोनों को एक साथ यूज करेंगे और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे पहला पॉइंट होगा कूलिंग बाय रेडिएशन। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट, क्योंकि बहुत से लगा। हालांकि मैं कुछ और चीजें हैं जो बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा इसमें थोड़ी देर में, बट हाल फिलहाल 2 मिनट के लिए यहाँ पर ही फोकस करो, स्क्रीन पर ही फोकस करो। कूलिंग बाय रेडिएशन में थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, ये रेड कलर में दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मैंने। ये ऑब्जेक्ट था मास m और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s। तो दिख रहा है ऑब्जेक्ट का मास m है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s, और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है t। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है t और उसे मैंने एक सराउंडिंग में रखा है, इसका टेम्परेचर है ts। ts मीन्स टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। थोड़ी देर के लिए मानो कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। अब मुझे बताओ, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कम टेम्परेचर वाले सराउंडिंग में रखते हो तो क्या होता है? वो हीट होता है या कूल होता है? जैसे आप कप ऑफ कॉफ़ी को अगर कोल्ड सराउंडिंग में रखते हो तो यूजुअल टेंडेंसी क्या होती है? हीट होने की होती है, कूल होने की होती है? कूल होने की होती है। मतलब ओवरऑल वो हीट लूज कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, एक्सप्रेशन क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट पढ़ो क्या है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए ब्लैक बॉडी मानते हुए कर रहा हूँ। मान लो आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, मान लो आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, तो किस रेट से रेडिएट करेगा देखो जरा। सिग्मा ए टी की पावर 4। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। अभी नोट मत करना, पहले समझ लेना पूरा, नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा। पर यहाँ पर इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर अभी हम बस क्वेश्चन करने वाले हैं। किस रेट से वो एमिट करेगा? सिग्मा ए टी की पावर 4, जहाँ पे टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। और अभी प्रिवॉस ने बताया था सराउंडिंग से आने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा एट अ रेट विच विल डिपेंड ऑन सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट बट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो देखो किस रेट से वो एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वहां से आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा इस रेट से, सिग्मा ए टी एस की पावर 4। अब इतना एमिट कर रहा है, इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बताओ नेट में कितना लूज कर रहा है? नेट में इतना लूज कर रहा है ना। मुझे लग नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट है, बहुत बेसिक पॉइंट बताया है मैंने अभी। नेट में इतना लॉस है उसके लिए। और ये जो नेट पावर का लॉस है उसको मैं सही दूँ डी क्यू बाई डी टी, जहाँ पे डी क्यू क्या है? नेट हीट जो वो लूज कर रहा है। डी क्यू बाई डी टी में डी क्यू क्या है? नेट हीट जो वो लूज कर रहा है डी टी टाइम में। अगर कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है तो मुझे बता दो, और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, बट मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। अरे कहाँ गए सब लोग? अरे कोई है या नहीं है यहाँ पर? ठीक है। ठीक है, सब लोग हैं, प्रेजेंट है, बढ़िया है। अच्छा, पी एब्जॉर्प्शन समझ में नहीं आया। देखो पी एब्जॉर्प्शन में अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ये पढ़ो। इट विल ऑल्सो एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा, पर वो जो रेट होगा एब्जॉर्प्शन का वो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पर डिपेंड करेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वहां से आने वाली रेडिएशंस को वो इतना अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। तो वो जो टर्म है वो मैंने यहाँ लिखा है टी एस की पावर 4। क्या मैं ऐसा सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी नेट रेट होगा एमिशन माइनस एब्जॉर्प्शन। जो भी हम लोगों ने देखा था, नेट रेट होगा एमिशन माइनस एब्जॉर्प्शन। अब मुझे बताओ, अगर वो डी क्यू हीट लूज करता है तो उससे क्या होगा? उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। डी क्यू हीट लूज करने से उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एम एस डेल्टा टी? ये देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी क्यू इक्वल टू माइनस एम एस डेल्टा टी? कैलोरीमेट्री माइनस क्यों लगाया वो बता दूंगा मैं। देखो माइनस साइन क्यों आ रहा है, इसका रीजन बताता हूँ। देखो आप ये मान रहे हो ये हीट लूज कर रहा है, आपने इसका हीट लॉस पॉजिटिव माना है। देखो डी क्यू आप मान रहे हो ना, पॉजिटिव हीट लॉस मान रहे हो, पर हमें पता है कि अगर हीट लूज करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा? रिड्यूस होगा। अब अगर मान लो मैं बात करता हूँ सिर्फ डी क्यू की, और मैं लिखता हूँ एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है?
डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज कैसे निकालते हो आप? चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब आप लिख रहे हो यहाँ पे डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? हीट लूज करने पर टेम्परेचर रिड्यूस होता जा रहा है। देखो ये क्वांटिटी नेगेटिव है और आप हीट लॉस को पॉजिटिव मान रहे हो। आपने माना ना नेट इतना हीट लॉस हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वैल्यू वैसे दोनों इक्वल है मॉड के साथ, पर अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। नेगेटिव साइन क्यों लगा रहा हूँ? दोनों साइड की इक्वेशंस के साइन को सेम करने के लिए। अरे वैसे भी इतना सोच के आ रहे हो आप लोग, काइनेमेटिक्स के टाइम से करते आ रहे हो ये सब। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट बताओ, ये ब्लॉक है यहाँ पर और ये ब्लॉक आगे जा रहा है v स्पीड से और ये डिस्टेंस है x और ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तो बताओ dx बाई dt क्या लिखूंगी? प्लस वी माइनस वी? प्लस वी। पर अगर मान लो यहीं पर स्पीड पीछे होती तो dx बाई dt क्या लिखते हैं आप लोग? माइनस वी। यहाँ पे v स्पीड है, तो सेम केस मैंने यहाँ पर लिखा है हीट लूज कर रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, तो डेल्टा टी नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा तो बाहर नेगेटिव साइन लगाने से क्या होगा? ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये तो फिर मैंने पॉजिटिव माना ही है कि नेट हीट लॉस कर रहा है, जो कि मैं पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ। चलो हम वापस आ जाते हैं उस पॉइंट पर। अच्छा यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है जो एम एस है, ये जो एम एस वाला टर्म है, एम एस वाला टर्म में नीचे ले जाऊँ यहाँ पर? एम एस वाला टर्म में नीचे ले गया तो मुझे एक टर्म मिल रहा है, ये वाला टर्म मिल रहा है। थोड़ा मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओवरऑल मुझे एक टर्म मिल रहा है, वो ये है। ये टर्म जो आया है ये मैंने स्टीफन्स लॉ में प्रीवॉश थ्योरी वाले जो कंसेप्ट होते हैं उसको मिक्स करने के बाद मुझे एक एक्सप्रेशन मिलता है, ये वाला एक्सप्रेशन। अब ये बताओ ये माइनस डी टी बाई डी टी का पता है क्या है? इसको हम पता है क्या बोलते हैं फिजिक्स में? बहुत इंपॉर्टेंट हम बता, इसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं, ये जो कंप्लीट टर्म आया है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। ये है रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, जिसे आप कॉमनली आप लोग रेट ऑफ कूलिंग के नाम से जानते हो। रेट ऑफ कूलिंग समझ में आ रहा है? रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूँ? देखो इतने टाइम में टेम्परेचर में इतना चेंज आ रहा है। अरे भाई इतने टाइम में टेम्परेचर में इतना चेंज आ रहा है तो ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर विद टू चेंज इन टाइम, तो इसको ये बोलूंगा ना रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में किस रेट से फॉल आ रहा है, और इसी को मैं बोलूंगा ना रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग से मेरा मतलब ये है कि मान लो कि आप एक कप ऑफ कॉफी लेते हो जिसका टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस और ठीक 1 मिनट बाद उसका टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक 1 मिनट बाद। तो बताओ यहाँ पे डेल्टा टी कितना है? -20। समझ रहा है -20 क्यों है? फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा मैं, टेम्परेचर में चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन टाइम कितना है? 1 मिनट, और ये है 20 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? रेट ऑफ कूलिंग होता है, अभी देखो माइनस साइन लगाने का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग आएगा 20 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉफी किस रेट से कूल हो रही है? 20 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के रेट से कूल हो रही है। मतलब ऐसा बोल दो 1/3 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड के रेट से, 1/3 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड के रेट से कॉफी जो है वो कूल हो रही है। तो इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। इसे हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर और रेट ऑफ कूलिंग। किस टर्म की बात कर रहा हूँ? इस टर्म की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ये? तो ये है रेट ऑफ कूलिंग जो कि इतना होगा।
वो लिख देना, रेट ऑफ कूलिंग के साथ में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिख देना रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। हाँ अच्छा, एक और पॉइंट मैं ये बता दूं, ये मुझे अच्छा पॉइंट याद आ गया, बाद में मैं शायद भूल जाऊं, उससे पहले ही मैं बता दूं ये पॉइंट। अभी जरा ये दो इक्वेशन लिखी मैंने आपके सामने, इन दोनों इक्वेशन को देखना। मैं कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वाली इक्वेशन को देखो, और इस वाली इक्वेशन को देखो। ये जो पहली इक्वेशन लिखी ना, इसमें ये जो टर्म आ रहा है ना डी क्यू बाई डी टी, इसको पता हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ हीट लॉस। ये बेसिकली क्या है, नेट रेट ऑफ हीट लॉस है ना, तो इसको हम बोलते हैं नेट रेट ऑफ हीट लॉस। ये रेट ऑफ कूलिंग नहीं है, ये क्या है, ये है रेट ऑफ हीट लॉस, वो हीट किस रेट से लूज कर रहा है। पर ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म है रेट ऑफ कूलिंग। दोनों चीजें अलग हैं देखो, वो है रेट ऑफ हीट लॉस और ये है रेट ऑफ कूलिंग, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। साइड में एक काम करो, लिख भी लो, तो आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। वो लिख देना डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट लॉस है, और जो चेंज इन टेम्परेचर वाला टर्म लिखा है वो है रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, ऑफ द ट्रैक एक और क्वेश्चन आया है वैसे अभी, कि हाउ डज फ्लोरोसेंट ऑब्जेक्ट्स वर्क। देखो बेसिकली ये क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री का ज़्यादा हो गया, आपने फ्लोरोसेंट ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, तो उनको आप क्या करते हो कि आप उनको लाइट में रखते हो, और उसके बाद जब आप थोड़ी देर बाद लाइट स्विच ऑफ करते हो, तो वो थोड़ी देर के लिए एनर्जी रेडिएट करते हैं, आपको थोड़े से वो आपको एनर्जी रेडिएट करते हुए दिखाई देता है। तो बेसिकली होता क्या है ना, उसमें जब आप लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करते हो, तो आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो जाते हैं। तो वो एनर्जी जो होती है ना, वो जो लाइट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल में ले जाती है। पर बाद में जब आप लाइट को स्विच ऑफ करते हो, तो वही सेम इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आते हैं, और तब क्या होता है, तब वो उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करते हैं। ठीक है, बट हालांकि फिजिक्स से रिलेटेड बिल्कुल नहीं लगा मुझे अभी। शायद कुछ लोग फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग में। देखो चलो एक काम करता हूँ, मैं 1 मिनट और लूंगा, क्वेश्चन करने से पहले 1 मिनट और लेते हैं, बट एक एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है। देखो देखो होता क्या है कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का हीट कंटेंट ही ज़्यादा हो, इसको ना थोड़ा सा फील करना, इक्वेशन सब कुछ अपनी जगह पर है, पर जब तक आप फिजिक्स को फील नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मान लो एक बहुत बड़ा कंटेनर है, और एक छोटा सा कंटेनर है। अब ये कंटेनर बड़ा है तो इसके अंदर हीट भी ज़्यादा स्टोर हुई थी, तो हो सकता है कि ज़्यादा हीट लूज करेगा, तो इसका हो सकता है कि रेट ऑफ हीट लॉस ज़्यादा हो। तो डी क्यू बाई डी टी समझ में आता है, डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ हीट लॉस, इसका ज़्यादा होगा, डी क्यू बाई डी टी इसका कम होगा, क्योंकि इसका हीट कंटेंट ही कम था ना, तो ये हीट ही कम तो लूज भी कम करेगा। पर ऐसे समझो कि हो सकता है कि इसका टेम्परेचर जल्दी फॉल ना करे, हीट तो जल्दी लूज कर रहा है पर टेम्परेचर जल्दी फॉल ना करे। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करता हूँ, चलो ठीक है एक और एग्जांपल बताता हूँ, इसका आंसर तो आप लोग खुद ही दे दोगे। मान लो कि दो कंटेनर थे, यहाँ पे मैंने होल क्रिएट कर दिया, और एक दूसरा छोटा सा कंटेनर भी है, इसमें भी मैंने होल क्रिएट कर दिया।
बताओ रेट ऑफ वाटर लॉस किस में ज्यादा होगा? बस मुझे इतना बताओ कि रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर किस में ज्यादा होगा, कौन ज्यादा लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट लूज करेगा? समझ में आ रहा है कुछ? कंटेनर ए का रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा। अरे सेम नहीं होगा, अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया। अरे यार कैसे पढ़ा है बताओ तो। अरे भाई ज्यादा पानी था, ज्यादा हाइट थी, ज्यादा प्रेशर बना होगा। यहाँ पे कम हाइट है, कम प्रेशर बना होगा। ज्यादा प्रेशर, बड़ी टंकी देखी आप लोगों ने, वो घर के बाहर लगी होती है, वो बड़ी कॉलोनी की टंकियां लगी होती है, देखा नहीं देखा? और ये छोटी टंकी है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ से रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, यहाँ से रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर कम होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर ज्यादा है, यहाँ रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर कम है। पर देखो ज्यादा वाटर लूज करने के बाद भी इसकी जो हाइट है ना वो जल्दी डिक्रीज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, और इसकी हाइट में डिक्रीमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा, ये तो जल्दी खाली हो जाएगी, पर इसको खाली होने में टाइम लगेगा। तो देखो रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर अलग चीज है, और रेट ऑफ लॉस ऑफ हाइट अलग चीज है। सेम केस यहाँ पर देखो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट अलग चीज है, वो तो हीट कंटेंट पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरी चीज अलग है जिसको मैं बुद्धि जैसे समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे भाई ये रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, रेट ऑफ हीट लॉस बोलते हैं इसको। ये है रेट ऑफ हीट लॉस, और ये है रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग बोल दो इसको। ठीक है, अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे डायरेक्टली प्रपोज, अरे यार ओहो। देखो एक काम करो, इसे समझो, एक और एग्जांपल बनाना पड़ेगा, बात नहीं बनी अभी तक। अब भाई दो लोग हैं, ये पर्सन ए है, चेंज कर देते हैं, और ये पर्सन बी है। अब मान लो इसका जो नेट वर्थ है, वो नेट वर्थ जो होता है वही मान लो कि 25 करोड़ है, और इसका जो नेट वर्थ है बेचारे का ये 25 लाख है। शॉर्ट में लिख देते हैं 25 लाख है इसका। ठीक है, अभी दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है। मान लो कि दोनों का एक्सपेंडिचर जो है वो 2 लाख पर मंथ है। ये जो डिक्रीमेंट है ये क्या है बताओ? ये है रेट ऑफ हीट लॉस, जिस रेट से लॉस हो रहा है। देखो लॉस किस रेट से हो रहा है, 2 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ। यहाँ चलो मान लो इसका 2 लाख भी हुआ और इसका 20 लाख भी हो गया, तो बताओ रेट ऑफ हीट लॉस किसका ज्यादा है? रेट ऑफ लॉस किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। ए वाले का ज्यादा है या बी वाले का रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा है? ए वाले का हीट लॉस ज्यादा है ना। पर मुझे बताओ कि रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा? रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा? ये बेचारा जल्दी निपट जाएगा, इसको तो समझ रहे हो ना, 20 लाख में तो समझ रहे हो, 25 करोड़ में से कम होते होते भी समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? कि इसका और इसका रेट ऑफ हीट लॉस में से इसका रेट ऑफ हीट लॉस जरूर ज्यादा है, पर ये बेचारा जल्दी कूल हो जाएगा, इसका जो रेट ऑफ कूलिंग है वो ज्यादा होगा। कुछ नहीं हम करते हैं, अब भी किसी को डाउट है अपन क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में भी क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन करने के बाद क्लास अपनी ओवर ही होने वाली है, घर जाना, घर जाने के बाद ठंडे दिमाग से सोचना, हो सकता है कि कर जाए। अच्छा हाँ, क्वेश्चन करने से पहले नोटवर्दी पॉइंट वैसे समझ में आइए होगा कि रियल सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, रियल सरफेस के लिए वो एमिसिविटी पे अप्लाई कर देंगे, तो समझ में आ गया। ये हमने एक्स्ट्रा पॉइंट ये ऐड कर दिया है, तो ब्लैक बॉडी के लिए पढ़ा था, ये हमने एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दिया है, एमिसिविटी वाला टर्म और दूसरा पॉइंट। बाकी सब चीजें तो ठीक है, अपनी जगह पर है। रेट ऑफ कूलिंग देख लो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ कूलिंग, ये जो लिखा है रेट ऑफ कूलिंग किसके प्रोपोर्शनल है? ये रेट ऑफ कूलिंग ये इसके प्रोपोर्शनल है।
चलो अब इस पर हम लोग 3 4 5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे और उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। सही आंसर बताने के बाद ही घर जाने मिलेगा, सही आंसर नहीं बताऊंगी घर जाने नहीं मिलेगा। वैसे तो अभी घर पर ही हो। आ गया सबका आंसर? देखो पहले आंसर बता देता हूँ, मैच कर लो। थोड़ा इसको डिस्कस भी कर लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, देख लो। मटेरियल सेम है, सेम इनिशियल टेम्परेचर है, सराउंडिंग सिमिलर है। दो स्पीयर्स हैं, सेम इनिशियल टेम्परेचर है, सिमिलर सराउंडिंग्स में रखें। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। मटेरियल भी सेम है तो इसका मतलब दोनों की एमिसिविटी भी सेम होगी। सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो दोनों की एमिसिविटी मैं सेम लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि बताओ किसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज़्यादा होगा। तो हमने रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट में एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था बताओ? dQ/dt होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। आगे कुछ एक्सप्रेशन वाली बात ही नहीं है, सब कुछ तो सेम है। तो इसका मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट किस बात पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का मतलब होगा प्रोपोर्शनल टू R²। स्पीयर है क्योंकि। आगे समझ जाओगे। रेशियो क्या निकालने के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको पता चल जाएगा, दिख ही रहा है रेशियो क्या होगा, R2/R1 का स्क्वायर। सॉल्व नहीं करेंगे, समझ में आ गया है। 2 > 1 रेशियो क्या निकालने वाले क्वेश्चन होते कर सकते थे आप, डी पार्ट। अब आपसे पूछा है कि रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर का एक्सप्रेशन होता था सिग्मा EA डिवाइडेड बाय MS। नीचे ही MS वाला टर्म आता था। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्लियर हो रही है कि ये सब कुछ सेम चल रहा है, नीचे मास भी आ रहा है। अभी जो मास है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी में चेंज करूंगा, मास को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास है ना, मास को लिखूंगा मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्योंकि अब मटेरियल भी सेम है, सब कुछ सेम है, इसका मतलब इज प्रोपोर्शनल टू A/V। प्रोपोर्शनल टू A/V। समझ रहे हो कुछ बात को? A/V एरिया
हो जाएगा आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल वॉल्यूम हो जाएगा आर क्यूब के प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r। डाउट है तो बता देना अभी। ये है प्रोपोर्शनल टू 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, सॉरी रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू 1/r। कैसे आया 1/r? एरिया के लिए 4πr स्क्वायर, ये 4/3πr³ 1/r। रेडियस किसका ज़्यादा है? सेकंड वाले का ज़्यादा है, फर्स्ट वाले का कम है। तो समझ में आ गया होगा, ये जो ऑर्डर होगा चेंज हो जाएगा। चलो अब इससे पहले कि पार्टिसिपेंट का काउंट कम होना शुरू हो जाए और पार्टिसिपेंट्स मुझे गुड बाय बोलने से पहले ही भाग जाए, तो इससे पहले ही मैं गुड बाय बोल देता हूँ सब लोगों को। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। जाओ जाके अच्छे से बढ़िया बहुत ज़्यादा हैवी डिनर करो, खूब सारा खाना खाओ, ढेर सारा खाना खाओ, और उसके बाद नाइट में स्नैक्स भी खाओ और जाकर फिर पढ़ाई करके सो जाओ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पर आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। चलिए ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।